तो वो लोग खुशी मना रहा है कि अरे ये तो गुलाम हो गया, हमारा देश तो और बढ़िया हो गया, हमारा केक बहुत बिक रहा है। वो आरएसएस का नागपुर में 1500 आईएएस आईपीएस का एक टीम है, वो प्लान करती है कि कैसे आईपीएस या आईपीएस। हाँ, ये पूर्व आईएएस आईपीएस है, वो रिटायर है सब, उन लोग को बजाबता सैलरी मिलता है। वो प्लानिंग करता है कि कैसे हम 10% होते हुए 90 पर शासन करेंगे, इसका रास्ता निकालो। और उसी रास्ता में एक हेट स्पीच भी रिसर्च है, और हेट स्पीच का इतना प्रचार करो कि हिंदू सब हमारे साथ होकर के हम सत्ता में बने रहें, और एससी एसटी मोस्ट बैकवर्ड ओबीसी का हकमारी करते रहें, और कोई लड़ाई भी नहीं हो हमारे खिलाफ। तो ये बहुत अच्छा उन लोग का उसको मुसलमान जो है सोने का अंडा मिला, वोट का जो है वोट लेने का एक तो बहुत बड़ा जरिया मिला हुआ है। मुसलमान को गलियाओ और हिंदू का वोट लो, सत्ता में बने रहो। तो ये लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, अब जनता समझने लगी है, और अब हेट स्पीच का भी असर जो है धीरे धीरे कम होने लगा है। तो अब और बढ़ ही रहा है सर, जिसको देखिए सोशल मीडिया पर हर कोई वही फैला रहा है। तो बोलने वाला बोल रहा है, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है समाज पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका कानूनी प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? कानूनी प्रभाव इसलिए नहीं होता है कि जिस देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जिनको कंट्रोल करना था, कानूनी कार्रवाई करना था पुलिस को, और वो लोग जब बोलेंगे तो एसपी, डीएम, कलेक्टर, डीजीपी, होम सेक्रेटरी सोचेगा ना कि भाई हमारा मंत्री और ये बोल रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हेट स्पीच के खिलाफ तो हमको कोई कल कोर्ट ऐसा न घेर दे कि गृह मंत्री पर भी करो, वो भी ऐसा बोले हैं, प्रधानमंत्री भी ऐसा बोले हैं, तो कोर्ट जो है उसमें और पुलिस ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाएगी, इसलिए वो सबको छोड़ देता है। तो बड़े लोग जब बोलेंगे गलत तो छोटे लोग गलत बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि टीचर को ब्लैक बोर्ड पर एक भी शब्द गलत नहीं लिखना चाहिए, ना तो क्लास में बैठा हुआ सारा बच्चा गलत सीख जाएगा। उसी तरह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक भी गलत शब्द और हेट स्पीच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके पार्टी में जितने भी कार्य करता है वो सब गलत रास्ता पकड़ लेंगे और हेट स्पीच देना शुरू कर देंगे। मोहम्मद दीपक वाले केस में देखिए, जो दीपक कुमार है उसके केस में देखिए कि एफआईआर किया गया पुलिस के द्वारा, लेकिन सभी को किसी को नामजद नहीं किया गया। हालांकि साफ वीडियो में दिख रहा है जो चेहरा है, लेकिन दीपक कुमार के केस में दीपक कुमार का नाम है कि चोरी किया जो भी किया उसका, लेकिन इतना क्लियर चेहरा वीडियो फुटेज होने के बाद भी नामजद नहीं किया गया। इससे तो हेट स्पीच को और बढ़ावा मिलेगा। नेचुरल हमने कहा ना कि सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। बिल्कुल पुलिस की गलती है और इस पर कार्रवाई करना चाहिए। लोगों को भी कोर्ट में केस करना चाहिए कि भाई जब वीडियो फुटेज में आ रहा है तो फिर वो नेम्ड एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है जो सामने आ रहा है जिसका चेहरा उस पर। तो पुलिस बचाव करती है। होम मिनिस्टर हमारे हैं अमित शाह जी, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन लोग को इस पर डायरेक्शन देना चाहिए कि भाई देखो वीडियो। तो वो लोग क्या करेंगे, वो तो खुद चाहते हैं कि ऐसा हो। तो इसलिए इस देश को अभी बचाने के लिए एक दूसरा अंबेडकर की जरूरत है भारत में, एक गांधी की जरूरत है, एक अंबेडकर की जरूरत है। और सबसे बड़ा, अगर भारत में कोई बुद्ध जैसा आदमी पैदा नहीं हुआ 10-20-50 वर्ष में, तो ये भारत फिर बट जाएगा जिस तरह से जा रहा है, और यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। इतना भेदभाव, दंगा फसाद, तनाव पैदा किया जा रहा है, जिसको शांति करने का काम मिला था वही जो है कर रहा है। तो वो बड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में भारत जा रहा है। इसलिए भारत को एक गांधी की जरूरत है, एक अंबेडकर की जरूरत है, और सबसे बड़ा एक बुद्ध की जरूरत है। अगर नहीं पैदा हुआ 8-10 वर्ष 20 वर्ष में, तो भारत की स्थिति बड़ा खराब होगी, आपस में कट मरेगा, लड़ मरेगा लोग। ये स्थिति पैदा हो रहा है। अभी तो वहां पे खैर पुलिस प्रशासन पर दबाव पड़ा तो जाकर के लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। क्या कोर्ट को जब पता चलता है कि इस तरह की घटना हुई है तो कोर्ट अपनी तरफ से कोई एफआईआर करने के लिए बोल सकती है? बिल्कुल, सुओ मोटो कॉग्निजेंस होता है। सुप्रीम कोर्ट कई बार, हाई कोर्ट कई बार, कोई घटना पेपर में छप गया या कहीं टीवी में दिख गया तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट को भी पावर है। सुओ मोटो माने स्व प्रेरणा से खुद अपने संज्ञान ले सकता है और उसको एफआईआर लॉन्च करने का एसपी को डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होती है। इसका मतलब ये साफ होता है कि कोर्ट भी उतना सेंसेशनल नहीं है जितना होना चाहिए। कोर्ट में भी कौन लोग हैं, अब इस पर विचार करना पड़ेगा कि कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं उनको कम से कम ऐसी घटनाओं में जहां पर भारत के संविधान के इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन को, और जो आर्टिकल 15 है कि जाति पर, धर्म पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है, तो ये सब आर्टिकल के रहते हुए अगर कोई कर रहा है, उसका क्लिप आ रहा है, वीडियो क्लिपिंग आ रहा है, तब भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है कोर्ट। 2-4 मामला में अगर कड़ा एक्शन होता तो ये सब हेट स्पीच ये सब रुकता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। ये दुर्भाग्य है भारत देश के लिए। पॉलिटिशियन को सर इससे फायदा है तो वो हेट स्पीच देती है, इसको क्या फायदा? उनको तो कोई फायदा है नहीं, वो ऑर्डर भी तो नहीं देती है। उनको लेना चाहिए तुरंत एक, हम तो कहेंगे कि हेट स्पीच वालों के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दो और तुरंत ट्रायल करके सजा कर दो उसको। तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे दिग्गज ही लोग बोल रहे हैं तो बाकी छोटे वाले तो बोलेंगे ही। जैसे अभी उत्तर प्रदेश का मामला है इस पर,
उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया, उसको 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया गया। गांव वाले खुद खड़े होकर के विरोध किया और वापस उसकी बहाली हुई है। ये काम कोर्ट भी कर सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पर एक्चुअली जो है ना, जो जुडिशियरी सिस्टम है वो बिल्कुल एकदम समझिए कछुआ हो गया है। इतना धीमी गति से वहां पर केस हो रहा है कि आपको मालूम है भारत में 5,50,00,000 मामला पेंडिंग है, 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है। और अगर जितना केस फाइल हो गया है उसी का डिस्पोजल अगर किया जाए तो 20 बरस लगेगा टोटल 5,50,00,000 खत्म होने में। तो एक तरह से भारत का जुडिशियरी कोलैप्स हो गया है। जितना जज होना चाहिए उतना जज है नहीं, और जो भी जज जा रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम से जो जा रहे हैं तो उसमें मेरिट वाले लोग जा नहीं रहे हैं, क्योंकि तो मेरिट का तो कोई कद्र नहीं है। मेरिट रहता तो डिस्पोजल तेज होता। इसलिए आज 5.5 करोड़ जो केस पेंडिंग है भारत में, उसका जिम्मेवार मैं कॉलेजियम को मानता हूँ, क्योंकि उससे तेज तरार टैलेंटेड जज नहीं बन रहा है, मेरिटोरियस लोग जज नहीं बन रहे हैं। मेरिट वाले आते नहीं तो उनको डिस्पोजल में देरी होता है। तो इसलिए हम मांग करेंगे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बना दीजिए, और जितना जज का वैकेंसी निकले उसको जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट ले लीजिए, रिटन टेस्ट ले लीजिए, मेन टेस्ट ले लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, और टैलेंटेड लोग जो आवे उसको बनाइए, ताकि वो और जुडिशरी थी अब उस पर से भी विश्वास उठ तो कोलैप्स कर गया है। माने ये न्याय दे ही नहीं सकता। जब समय से आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो ये न्याय देना क्या हुआ। आज मर्डर होगा और 30 बरस के बाद उसका फैसला होगा तो उसका क्या मायने रह जाता है। सारा गवाह को तो क्रिमिनल सब डरा के धमका करके कोर्ट में दिलवा देता है बयान उल्टा सीधा, और सब रिहाई हो जाता है। जो घटना वायरल हो जाती है उस पर भी कोर्ट कुछ नहीं बोलता, जैसे मोहम्मद दीपक वाला केस। तब इसलिए इसी बात को मैं कह रहा हूँ ना कि जुडिशियरी भी जो सेंसेशन होना चाहिए था वो नहीं है। न्यायाधीश भी सिर्फ हमको लगता है कि अब नौकरी करने के लिए आते हैं, वो समाज का समस्या को सोल्व करने के लिए नहीं आते हैं। जबकि इस देश का वकील, न्यायाधीश और बड़े पदों पर बैठे हुए नेता, उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमारे देश का अंतिम व्यक्ति को कैसे न्याय मिले, कैसे उसको रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा मिले, अंतिम व्यक्ति को कैसे मिले, यही विकास का पैमाना होना चाहिए। लेकिन सारा देश लगा हुआ है विकास ये दिखलाने में कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन है कि नहीं, वंदे भारत ट्रेन है कि नहीं, एयर वाला जो प्लेन उड़ रहा है वहां पर मार्बल टाइल्स लगा हुआ है कि नहीं। ये विकास नहीं है। हम ये नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले अंतिम व्यक्ति जो भूखे है, नंगा है, जिसको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो क्या आपका देश का तस्वीर पेश होगा। अगर कहीं चल जाए मुसहरटोली में लोग, चमरटोली में जाकर के अगर दिखा दे वहां का सीन गरीबी का, तो क्या दिखेगा। दुनिया वाले लोग कहेंगे ना कि भारत इतना बड़ा बड़ा दावा करता है, इनके लोग तो अभी इस तरह के झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। तो ये देश के विकास नहीं हुआ। ये विकास है सिर्फ अमीरों का, अडानी का, अंबानी का, मेहुल चोकसी के, क्योंकि उनका प्लेन उतरेगा बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट पर। क्योंकि 4 लेन, 6 लेन, 10 लेन बनेगा तो उस पर किसका बस चलेगा। टाटा का, बिरला का, अडानी का, अंबानी का, उसी के पास ना बस बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का, कार बनाने का फैक्ट्री है, और उन्हीं के अमीरों के गाड़ी भी है अमीरों के पास, तो उनका चलेगा। तो भारत का विकास जो है अमीरों उन्मुखी हो गया, गरीबों उन्मुखी नहीं है। और ये बहुत कारण बन रहा है कि देश में विद्रोह की स्थिति बन रही है। गरीबी अमीरी के बीच इतनी बड़ी खाई हो रही है कि हमको लगता है कि बहुत आक्रोश में है पब्लिक। ताजा रिपोर्ट की अगर बात करें सर, तो अगर देश के 10% लोगों को हटा दिया जाए, जो टॉप लोग है उसको, तो पर कैपिटा इनकम एक आदमी की 5 से 6,000 रुपए के बीच में है। कड़ुआ सत्य है, और ये सब है नेट पर है, आप देख लीजिए। जब नरेंद्र मोदी आए थे 14 में सत्ता में, तो भारत पर कितना लोन था मालूम है? 54 लाख मात्र लोन था भारत देश पर। और आज कितना है? 275 लाख करोड़ लोन है। कहाँ 54 लाख करोड़ और कहाँ 261 लाख करोड़। यानी कि ये 10-12 बरस में इतना ज्यादा कर्ज में डूब गया भारत। आज जो बच्चा जन्म ले रहा है भारत में, उस पर 1,30,000 लोन कर्जा है, उस पर जो जन्म लेगा। हम लोग पर तो है ही 1,30,000, जो जन्म लेगा उस पर भी 1,30,000 कर्जा में वो जन्म ले रहा है। उसकी इनकम है महीने की 5,000 रुपया, साल का है 50,000 रुपया। तो आप ये मान के चलिए कि इस देश का इकोनॉमी बिल्कुल डैमेज हो गया है, और दूसरे देश के लोन के सहारे चल रहा है। अपना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो इन लोगों ने ध्यान दिया नहीं। गांधी जी का ध्यान था, वो कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो इन लोगों को गांव में कृषि को उन्नत करना चाहिए था। आप सबसे पहला काम करना चाहिए था कि जितना हमारा उपजाऊ जमीन है उसको सालों भर सिंचाई की व्यवस्था कर दें, और उसमें जो है कृषि पर आधारित उद्योग वाला चीज उपज वहां हो। जैसे जहां टमाटर की खेती होती है, 500 मन टमाटर हो गया तो 4 दिन में सड़ जाएगा, तो वहां पर तुरंत जो है टोमेटो सॉस बनाने का प्लांट गांव-गांव में बैठा देना चाहिए था। सॉस बनता, पैकेजिंग होता, सरकार उसको खरीदती, विदेशों में बेचती।
जहाँ आलू हो रहा, पोटैटो चिप्स बनता, सरकार खरीदती पैकेजिंग को और विदेशों में बेचती है, उसको कैश दे करके खरीद लेती जनता से। तो यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग, जहाँ लीची हो रहा है, लीची सॉस, लीची जूस, जहाँ पर टमाटर हो रहा है, टोमेटो सॉस, आलू हो रहा है, पोटैटो चिप्स, गेहूं हो रहा है, वहां पर बिस्किट बनाने का फैक्ट्री, ईख हो रहा है, टॉफी बनाने का फैक्ट्री, गांव गांव में एकदम बिछा देना चाहिए था। और सरकार उस प्रोडक्ट को खरीद लेती पैसा दे करके किसान से, और विदेश में जहाँ नहीं होता है सब वहां बेच देता। तो जब तक यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग नहीं होगा भारत में, तब तक भारत खुशहाल नहीं हो सकता। कर्जा में डूब, आज $1 का दाम मालूम है कितना है? 92 रुपीज है। मैंने $1 आएगा तो यहाँ के 92 रुपया को निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों है? जो ही हम लोग कृषि पर आधारित उद्योग घर घर बैठा देंगे, तो जब विदेश में हमारा प्रोडक्ट, पोटैटो चिप्स, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, हमारे जितने प्रोडक्ट हैं वो बिकने लगेंगे, तो विदेशी करेंसी आने लगेगा सब देशों से। तो विदेशी करेंसी जब भरपूर आने लगेगा ना, तो डॉलर का दाम धड़ाम से गिर जाएगा। हमारे देश की मीडिया तो ये कहती है कि अगर रेट बढ़ रहा है रुपया का, रुपया अगर गिर रहा है तो अच्छी बात है। पहले 70 रुपया था, अब 92 रुपया मिलेगा। हाँ, तो कुछ लोग गुलामी में भी आनंद मनाते हैं। एक बार हुआ था, कोई देश को कोई आक्रमणकारी गुलाम बना लिया, तो जो गुलाम बनाया था वो सब पूरा जश्न मना रहा था। तो केक खरीद रहा था, सब केक बेचे वाला वहां का था, तो वो लोग खुशी मना रहा है कि अरे ये तो गुलाम हो गया, हमारा देश तो और बढ़िया हो गया, हमारा केक बहुत बिक रहा है, सब लोग जश्न मना रहा है। तो वैसे ही मीडिया वाले यहाँ कुछ लोग हैं, वैसे ही सोच रखने वाले यहाँ लोग हैं कि हम कर्ज में डूब रहे हैं तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात है देश के लिए। कितना घटिया सोच है और कितना गिरी हुई मानसिकता है, इसका कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे लोग भी हैं भारत के नागरिक, हमको लगता है कि विश्वास ही नहीं होता है।